बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हम पढ़ रहे थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको काफी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है कृत्रिम संकरण दोस्तों, कि कृत्रिम संकरण क्या होता है दोस्तों, किस प्रकार की इसमें घटनाएं होती हैं दोस्तों। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों मानवों के द्वारा, एक तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से नहीं, मनुष्य के द्वारा किया गया टेक्निकल संकरण दोस्तों, ठीक है ना। यानी क्या करते हैं, इसमें मनुष्य के द्वारा ही क्या किया जाता है, कृत्रिम संकरण किया जाता है। किस पर दोस्तों, पौधों पर। ओके, देखो क्या होता है कि इस क्रिया के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा दोस्तों, जो कृत्रिम संकरण होता है दोस्तों, इस क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, एक जाति के जो परागकण होते हैं उसे दूसरी जाति के परागकणों के वर्तिकाग्र के साथ क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस कर सकते हैं। जैसे माना दोस्तों, हमने एक गुलाब का जो पेड़ होता है, गुलाब का फूल होता है, उसे किसी अन्य पौधे के पुष्प के साथ, ठीक है ना, अन्य पुष्प के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करा देते हैं दोस्तों। क्या करा देते हैं, क्रॉस। तो एक नई प्रजाति प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्या प्राप्त होती है, नई प्रजाति। जैसे गुलाब हमारा लाल होता है और सफेद पुष्प किसी चीज का होता है, जैसे सफेद पुष्प, ठीक है ना। जब इसमें संकरण कराते हैं दोस्तों, तो अलग ही प्रकार की एक हमारी प्रजाति उत्पन्न होती है। अर्थात हम कह सकते हैं एक वंश या दूसरी जाति या दूसरा वंश या एक वंश दोस्तों, इसमें इच्छित प्रकार से दोस्तों हम क्या कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं। बताओ आई बात समझ में कि नहीं आई। भाई जैसे समझना कि एक हमारा क्या है, वंश है, यानी एक जाति हमारी गुलाब की है और एक जाति हमारी सफेद पुष्पों की है दोस्तों, ठीक है ना। ये अलग है और ये भी अलग है। तो हम कह सकते हैं अलग अलग जाति या वंश के मध्य क्या कराते हैं हम बच्चों, क्रॉस कराते हैं। उसको ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, कृत्रिम संकरण कहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमारे पादप प्रजनक दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि जो पादपों पर क्या करते हैं, एक तरह से क्रियाएं करते हैं, शोध करते हैं, उनको पादप प्रजनक बोलते हैं। तो उनके द्वारा दोस्तों यह क्या, यानी कि कौन सा दोस्तों, कृत्रिम संकरण किया जाता है। कृत्रिम संकरण किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, पादप प्रजनकों के द्वारा कृत्रिम संकरण किया जाता है। अब बात आती है बच्चों कि भाई हम इस संकरण को क्यों करते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, इस क्रिया से हमें, ठीक है ना, नई प्रजाति व उन्नत किस्म की प्राप्त होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है जैसे हमने क्या किया, एक तरह से दोस्तों बलशाली परागकणों का, बलशाली दोस्तों किसके साथ, पर यानी कि जो वर्तिका होती है उसके साथ हमने क्या करा दिया बच्चों, इसमें संकरण करा दिया। कौन सा, कृत्रिम संकरण। जिससे जो संतति उत्पन्न होती है बच्चों, वो हमारी कैसी होगी, संतति जो उत्पन्न होगी वह हमारी उन्नत किस्म की या नई प्रजाति उत्पन्न होती है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर आपको, नहीं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, कृत्रिम संकरण दोस्तों अधिकतर इसकी जो तकनीकें होती हैं वो होती है हमारी विपुंसन, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं बंध्यावरण दोस्तों, ठीक है ना। बंध्यावरण यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं क्या करते हैं, बांधने की क्रिया, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं थैलीकरण। ओके बच्चों, नंबर 2 कौन सी है, थैलीकरण, जिसको बोलते हैं दोस्तों हम बोरा वस्त्र तकनीक, बोरा वस्त्र तकनीक। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, नहीं ना। तो चलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो मैं इसको साफ कर देता हूं पहले इससे।
देखो जैसे दोस्तों हमारा विपुंसन है, क्या है बच्चों हमारा विपुंसन। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हमारी ये क्या है वर्तिकाग्र है, ठीक है ना, ये क्या है हमारी वर्तिकाग्र हो गई, ठीक है। और इसी में दोस्तों क्या होती है हमारे पुंकेसर पर पराग कोष होते हैं, ठीक है ना। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया ना, ये वर्तिकाग्र यानी मादा जन्नांग और ये क्या है हमारा पुंकेसर यानी कि एक तरह से नर जन्नांग होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा विपुंसन में दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पुंकेसर का जो पराग कोष होता है, ठीक है ना, ये क्या है बच्चों हमारा पुंकेसर है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस तकनीक में यानी कि विपुंसन की क्रिया में दोस्तों इसमें क्या होगा पुंकेसर के परागकोष, ठीक है ना, ये क्या है हमारा परागकोष है बच्चों, ये लीजिए ये परागकोष है। इसके परिपक्व होने से पहले ही बच्चों क्या करना है, अर्थात यह हमारा परिपक्व नहीं होने देना है, अर्थात हम कह सकते हैं कलिका अवस्था में। इसमें बच्चों कलिका अवस्था में ही दोस्तों, ठीक है ना, क्या करते हैं हम इसे चाकू या ब्लेड, ठीक है ना बच्चों, चाकू या ब्लेड या चिमटी की सहायता से दोस्तों इस परागकोष को क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, इस परागकोष को निकाल देते हैं, ठीक है ना। चाकू या ब्लेड या चिमटी की सहायता से किसको निकाल देते हैं, हम परागकोष को निकाल देते हैं। किससे, इस पुष्प के पुंकेसर से परागकोष को, जिससे क्या होता है दोस्तों कि हमारी जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र, ठीक है ना, जे वाली, ये क्या नहीं होती है हमारी परागित नहीं होती है, अर्थात इससे पुंकेसर से यानी कि परागकोष से क्या नहीं आएंगे दोस्तों हमारे परागकण नहीं आएंगे, तो ये क्या नहीं होगी हमारी परागित नहीं होगी, इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। और जो ये होती है हमारी वर्तिकाग्र, इसको हम एक थैली से ढक देते हैं, ठीक है ना। चलो बताओ समझ में आई कि नहीं आई, इसको लिखाना ही क्या कहलाता है दोस्तों हमारा विपुंसन या वंध्यावरण कहलाता है। किसको लिखाना, परागकोष को। तो देखिए दोस्तों कि इस तकनीक में यानी विपुंसन की क्रिया में परागकोष से, ठीक है ना, यानी कि पुंकेसर से यानी पुष्प के द्विलिंगी पुष्प है दोस्तों हमारा ये, ठीक है ना, क्या है हमारा द्विलिंगी पुष्प है। तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा में कि विपुंसन की क्रिया में द्विलिंगी पुष्प से, ठीक है ना, द्विलिंगी पुष्प से पुंकेसर के परागकोष को बच्चों, ठीक है ना, पुंकेसर के परागकोष को चाकू ब्लेड या चिमटी की सहायता से अलग कर देते हैं या निकाल देते हैं। तो इसी को ही दोस्तों हम विपुंसन या वंध्यावरण कहते हैं। बताओ कोई बात आपको, कोई परेशानी नहीं। देखो अब अगला देखते हैं बच्चों हम थैलीकरण की क्रिया बच्चों। अब देखिए इसमें क्या होगा, थैलीकरण यानी कि बोरा बस्त तकनीक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए जो जब हम दोस्तों देख लिए एक चीज बता देता हूं मैं इसको, जब हम इसको निकाल देते हैं तो ये केवल किसका रह जाता है, मादा पुष्प में, ठीक है ना, यानी कि मादा युग्मक, ठीक है ना, मादा जन्नांग का कार्य करने लगता है, ठीक है ना ये। चलो अब देखिए क्या करते हैं थैलीकरण या बोराबस्त तकनीक में। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारे विपुंसन, ठीक है ना, विपुंसन वाला जो पौधा होता है, जैसे कि इसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, तो अब ये वर्तिकाग्र रह जाती है बच्चों, क्या रह जाती है हमारी वर्तिकाग्र रह जाती है। तो इसे बच्चों हम क्या करते हैं एक थैली के द्वारा, ठीक है ना बच्चों, किसके द्वारा बच्चों, थैली के द्वारा, जिसको बोलते हैं बटर पेपर, ठीक है ना, यानी कि पतला कागज, ओके बच्चों।
से क्या करते हैं, ढक देते हैं। किसको, इस हमारी बढ़ती काग्र को, ठीक है। चाहे हम दोस्तों इसको इस प्रकार से ढक देते हैं, ये लीजिए, ये क्या है, हमारा थैला है। ओके, हमने इसको ढक देते हैं तो क्या नहीं होगा इसमें, अब दोस्तों किसी दूसरे पुष्प से परागकण इस पर नहीं पहुंचेंगे। अर्थात दोस्तों बच्चों हम कह सकते हैं कि जो परागकण हमारे कैसे होते हैं, अनापेक्षित। मतलब दोस्तों हम कह सकते हैं कि अनापेक्षित का मतलब जो उपयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है ना, वेस्टेज उपयुक्त नहीं होते हैं, वे इस पर नहीं पहुंच पाते हैं और हमारी जो वर्तिकाग्र होती है वह दोस्तों हमारी कैसी रहती है, सुरक्षित रहती है। ओके, अब जब देखते हैं हम कि जब ये हमारी वर्तिकाग्र दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि ये वर्तिकाग्र, ये तो अंडा से होता है, जहां ये वर्तिकाग्र वास्तव जैसे ये दिखाई दे रही है, ये क्या हो जाती है, सुग्राही। सुग्राही का मतलब होता है बच्चों हमारा परिपक्व, परिपक्व। ओके, इसका मतलब है कि हमारी जो ये वर्तिकाग्र है बच्चों, ये अब परागकणों को दोस्तों ग्राही करने के लिए अर्थात ग्रहण करने के लिए परिपक्व हो जाती है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इस थैले को हटा देते हैं, ठीक है ना। जब इस हम थैले को हटा देंगे तो हम दोस्तों एक तरह से इच्छित परागण दोस्तों, इच्छित परागकण दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों इच्छित परागकण, मतलब दोस्तों जो लाभदायक होते हैं, अधिक लाभदायक, ठीक है ना, जिससे हमको अधिक पैदावार मिलेगी, उस वाले परागकणों को दोस्तों ब्रश की सहायता से इस पर छिड़क देते हैं। किस पर, इस वर्तिकाग्र पर, ये छिड़क दिए हमने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, छिड़क दिया, फिर दोबारा से बच्चों हम इसको थैले से बांध देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो अन्य और जो परागण के जो पुष्प हैं हमारे, यानी परागण के क्या हैं, परागकण हैं, वो इस पर नहीं आएंगे और हमारी जो वर्तिकाग्र है ये संदूषित होने से बच जाती है। अर्थात दोस्तों अपेक्षित जो क्या होते हैं, हानिकारक या जो बेफालतू के हमारे परागकण होते हैं वो इस पर नहीं पहुंचते हैं और ये हमारी संदूषित नहीं होती है, ठीक है ना। आगे बात समझ में बच्चों, कन्फर्म है ना, आपको पूरा की पूरा टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है कि थैलीकरण में, बोरा वस्त्र में क्या होता है। चलो ठीक है, थैलीकरण वाली क्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो गई और ये भी क्रिया हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बात देखिए बच्चों, यदि हमारा पुष्प बच्चों, ठीक है ना, द्विलिंगी होता है, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको हटा देते हैं, द्विलिंगी में तो इसको हटा देते हैं। परंतु यदि हमारा पुष्प एक लिंगी होगा, एक लिंगी, ठीक है ना बच्चों, एक लिंगी होता है, अर्थात ये नहीं होगा तो भी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके परिपक्व होने पर, परिपक्व होने से पहले इसको ढक देते हैं थैले की सहायता से और फिर जब ये सुग्राही या परिपक्व होती है तो इसे हटा देंगे और फिर क्या करेंगे, इस पर परागकणों की बौछार करा देंगे या छिड़क देंगे और फिर दोबारा से बांध देंगे एक लिंगी पुष्पों में दोस्तों, ठीक है ना। द्विलिंगी पुष्पों में मैंने बताया ना कि इसको उठाते हैं तब करते हैं और एक लिंगी क्रिया में क्या करते हैं, इसके परिपक्व होने से पहले ही इसको ढक देते हैं और फिर हम परिपक्व, जैसे ही ये सुग्राही हमारी परिपक्व हो जाती है या तैयार हो जाती है तो इसको उठा देते हैं, फिर इस पर छिड़काव कर देते हैं परागकणों की, फिर दोबारा से बांध देते हैं और फिर क्या करते हैं, फल इसी के अंदर ही क्या होता है, तैयार हो जाता है हमारा बच्चों, ठीक है ना, कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो जाता है यहाँ पर कृत्रिम संकरण कंप्लीट बच्चों, ठीक है ना। एक बार मौजवानी बता देता हूं बच्चों मैं आपके लिए क्या क्या होता है। देखो कृत्रिम संकरण में बच्चों हम किसी एक जाति या दूसरी जाति या वंश या दूसरा वंश में आपस में क्रॉस कराते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमको अच्छी किस्म की फसल प्राप्त होती है, ठीक है ना। अच्छी किस्म की फसल प्राप्त हो जाएगी बच्चों तो क्या होगा, हमारी गुणवत्ता में वृद्धि होगी बच्चों, ठीक है ना।
क्योंकि इस क्रिया में जो हमको परागकण चाहिए यानी कि हमारी इच्छा अनुसार जो परागकण लेने होते हैं उनको हम पहले चुन लेते हैं, फिर उसको हम वर्तिकाग्र पर क्या कर देते हैं, छिड़क देते हैं, जिससे कि हमारी जो वर्तिकाग्र होती है बच्चों वो हमारी संदूषित होने से बच जाती है, फालतू के परागकणों से वह बच जाती है, जिससे क्या होता है केवल हमारे जो इच्छा के अनुसार परागण होते हैं उनसे ही यह परागित होती है और आगे की क्रिया संपन्न कराती है। यह क्रिया दो तकनीकों पर कार्य करती है। कौन कौन सी? एक तो है बच्चों विपुंसन, दूसरी है हमारी थैलीकरण। विपुंसन मैंने आपको बताया था बच्चों कि द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकोश को चिमटी या चाकू की सहायता से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। थैलीकरण दोस्तों क्या होता है, यदि द्विलिंगी पुष्प होता है तो उसमें हम वर्तिकाग्र को दोस्तों क्या करते हैं, थैली से ढक देते हैं, ठीक है ना, इसको हम हटा भी देते हैं। विपुंसन वाले जो पौधे होते हैं उसमें हम इसको उठा देते हैं। इस प्रकार की क्रिया में थैले से हम इसको ढक देते हैं। जो कागज हमारा किसका होता है, बटर पेपर का यानी पतला कागज होता है बच्चों, ठीक है ना, जिससे क्या होता है इसकी जो वर्तिकाग्र होती है उससे अवांछित, ठीक है बच्चों, अवांछित मतलब जो हमको इच्छा नहीं है उन परागकणों से वर्तिकाग्र की सुरक्षा हो जाती है। और जब ये सुग्राही हो जाती है बच्चों अर्थात परिपक्व हो जाती है तो इस थैले को उठाकर इस पर परागकणों की छिड़काव या हम क्या करते हैं, बौछार करा देते हैं, जिससे क्या होता है ये परागित हो जाती है और फिर दोबारा से इसको हम थैली में ढक देते हैं और आगे की क्रिया संपन्न हो जाती है। एक लिंगी पुष्प में सीधा सीधी बात है बच्चों कि इसको हम थैले से ढक देते हैं, परिपक्व होने पर हटाकर फिर दोबारा इसको हम क्या कर देते हैं बच्चों, ढक देते हैं और फल के निर्माण तक इसका वेट करते हैं। ओके बच्चों, कंप्लीट, यहां तक ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों, सॉरी यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है दोस्तों हमारा द्विनिषेचन किसे कहते हैं, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं दोहरा निषेचन क्या होता है। चलो फटाफट से इसको साफ करते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं दोहरा निषेचन किसे कहते हैं या द्विनिषेचन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि इस क्रिया में दोस्तों दो बार निषेचन हो रहा होगा। दोहरा निषेचन उसी को तो ही बोलेंगे भाई, किसी एक ही जगह पर क्या होंगे, दो बार निषेचन हो रहे होंगे, इसलिए हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको दोहरा निषेचन बोलते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारी ये क्या है, हम आपको बताते बताते परेशान भी नहीं हुए हैं कि ये हमारी क्या है, एक वर्तिकाग्र यानी कि मादा जननांग है, ठीक है ना बच्चों। चलो अब ये क्या है, हमारी वर्तिकाग्र है, ओके। और इधर मैं आपको इस प्रकार से इनको भी बना देता हूं, ये लीजिए बच्चों, ठीक है ना। चलो देखो ये क्या है हमारी वर्तिका, ये क्या है वर्तिकाग्र, ओके। ये अंडाशय है और इसके अंदर दोस्तों जो होता है वो हमारा क्या होता है, बीजांड होता है, ओके। ये पुष्पासन है। चलो अब देखिए कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, इसमें क्या होता है बच्चों, जब हमारे परागकण दोस्तों, ठीक है ना, क्या परागकण, जैसे हमने यहां पर क्या पहुंचा दिया, परागकण पहुंचा दिए, ठीक है ना, परागकण। अब देखिए बच्चों कि ये परागकण यहां पहुंच जाते हैं और ये पराग नलिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से बच्चों ये हमारे भ्रूण कोश में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना भाई। जो बीजांड होता है इसके अंदर जो भ्रूण कोश होता है वहां तक ये पराग नलिका पहुंच जाती है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं। चलो मान लीजिए बच्चों हमने कि पराग नलिका हमारी बीजांड से होते हुए भ्रूण कोश तक पहुंच जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों कि जो हमारा भ्रूण कोश होता है इस प्रकार से, देखिए ये लीजिए, इसके अंदर दोस्तों द्विकेंद्र की है, एक कोशिका होती है। इधर दोस्तों आपके एक केंद्र की है यानी कि 3 प्रतिमुखी सेल्स यानी कि बच्चों कोशिका,
और इधर भी आपकी क्या होती हैं, 3 क्या होंगी इधर दोस्तों, एक तो अंड सेल, ठीक है ना, और 2 आजू बाजू की जिनको हम क्या बोलते हैं, सहायक सेल, यानी कि सहायक कोशिका। बताओ ये क्या है बच्चों, हमारी ध्रुवीय द्विकेंद्र की प्राथमिक भ्रूण कोश को, यानी प्राथमिक दोस्तों क्या है, कोशिका है, ठीक है ना। अर्थात इसमें दोस्तों 2n ऑलरेडी उपस्थित है। चलो अब देखो, ये हमने आपको दोस्तों जब हमने कराई थी बीजांड की संरचना, तब हमने आपको अच्छी तरीका से समझा दिया था। आज हम इसको और भी अच्छी तरीका से समझते हैं दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन में। देखो अब क्या मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि जब हमारा जो परागकण है दोस्तों, या परागकण है, ये परागित या अंकुरित हो जाता है और पराग नलिका हमारी वर्तिका और ये अंडाशय से होते बीजांड के भ्रूण कोश में पहुंच जाती है। ये क्या है, हमारा भ्रूण कोश है, ठीक है ना, जिसको हम भ्रूण कोश भी बोलते हैं, भ्रूण कोश। ओके, चलो ये क्या हमारा भ्रूण कोश है, इसको में पहुंचेगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारी पराग नलिका होती है, पराग नलिका, ठीक है ना, इसमें आपको मैंने बताया था 2 जनन कोशिका होती हैं और एक क्या होती है, हमारी कायिक कोशिका होती है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अब आप यहां पर भी समझ सकते हैं। देखो जब ये 2 जनन कोशिका होती है ना दोस्तों, तो मैंने बताया था कह तो दोस्तों ये हमारे परागकण में ही, यानी पराग नलिका में ही समसूत्रण विभाजन से 2 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। अगर ये यहाँ पर नहीं होती हैं तो ये अंदर आकर भी क्या होती हैं दोस्तों, विभाजित हो जाती हैं। चलो जब देखिए दोस्तों ये हमारा बीजांड स्राव होता है, बीजांड द्वार होता है दोस्तों, ठीक है ना, और ये वाला होता है हमारा निभागी द्वार, ठीक है ना, ये निभागी भाग होता है, यानी कि निभागी स्राव होता है। चलो अब देखिए दोस्तों, ये जैसे ही हमारी पराग नलिका अंदर घुसती है भ्रूणपोष में, ठीक है ना, देखो ये भ्रूणपोष में पहुंच गई दोस्तों हमारी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार से संरचना बनती है जैसे मैं आपको यहां बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। ये अंदर 1 और 1 2, 1 2 3, 1 2 3 ये लीजिए, ठीक है, और इधर देखिए जैसे 1 2 ये 3, ठीक है ना, 1 2 3 ये लीजिए। देखो इस प्रकार से होती है, तो इधर से ये कट हो जाता है, बीजांड द्वार होता है, यहां से दोस्तों हमारी क्या घुसेगी, हमारी यहां से पराग नलिका घुसती है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी पराग नलिका है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये वाली देखो इधर से ये आई हो, ठीक है ना, यानी ऊपर का हिस्सा मैंने नहीं बनाया है। जैसे ही ये हमारी पराग नलिका इसमें जाएगी, इसमें दोस्तों 2 हमारे जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, सबसे पहले सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारी सहायक कोशिका जो होती है बच्चों, इसके जीव द्रव्य में, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना है बच्चों कि जो हमारी पराग नलिका होती है, देखो ये हमारी पराग नलिका है, जैसी आपको इसमें दिखाई दे रही है, ये हमारी पराग नलिका है बच्चों, ठीक है। जब जैसे ही इसके अंदर घुसती है, यानी कि भ्रूणकोश में घुसती है बीजांड द्वार से, तो ये जो सहायक कोशिका होती है ना, तो इसका जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है ना, सहायक कोशिका के अंदर का जो जीव द्रव्य होता है, इसमें बच्चों ये क्या करती है, दोनों की दोनों, ठीक है ना, इन दोनों को इसमें लेके आती है, किसमें, जीव द्रव्य में, इन जनन कोशिकाओं को यहाँ पर छोड़ देती है, ठीक है। जैसे कि ये यहां पर आ गए, ठीक है, ये लीजिए, इसके अंदर घुस गए,
दोनों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और संरचना बनती है हमारी, वो इस प्रकार से बनेगी। जैसे देखिए इस प्रकार से मैंने ये लीजिया और इस प्रकार से लिया, ये तीन ही वो ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, 1 2 3, इधर 1 2 हो गए यूं। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, ध्यान देना है आपको। जैसे एक कोशिका सहायक होती है और ये दूसरी जो हमारी होती है अंड कोशिका, ये क्या है बच्चों, हमारी अंड सेल है। यानी कि हम कह सकते हैं जो मध्य में उपस्थित होती है बच्चों, वो अंड सेल होती है। इसके बाद बच्चों जो हमारी सहायक कोशिका होती है दूसरी, ठीक है ना, ये अब देखिए इसमें से क्या होगा, एक कोशिका यानी कि एक जनन कोशिका दोस्तों हमारी अंड कोशिका की तरफ आ जाती है इस स्थान से। ठीक है ना, जैसे ये पराग नली का यहां से निकल ही रही है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें यही होता है बच्चों कि जो ये हमारी सहायक कोशिका है, ठीक है ना, कौन सी है, ये वाली और ये वाली दोस्तों हमारी सहायक सेल हैं। ठीक है ना, जो मैंने आपको कई बार बता दिया, ये सेल हमारी सहायक हैं, ये अंड कोशिका है। तो इसमें से दोस्तों एक, ठीक है ना, एक जनन कोशिका यानी कि दोस्तों हम कहते हैं दो युग्मक बनाती है ना, युग्मक। तो एक युग्मक दोस्तों हमारा, ठीक है ना, एक युग्मक तो हमारा अंड कोशिका में आ जाता है और दूसरा दोस्तों क्या होता है, हमारा जो अंड युग्मक होता है, जो युग्मक होता है दूसरा, वो आगे की ओर गति करता है। ठीक है ना, आगे की ओर गति करके दोस्तों जो ये हमारा द्विकेंद्रकीय है, द्विकेंद्रीय दोस्तों क्या है, ध्रुवण, ध्रुवीय केंद्रक है, यानी ध्रुवीय कोशिका है दोस्तों। ठीक है ना, 2n है, इसके पास आ जाता है। ठीक है ना, इसके पास इसमें आएगा तो 1 2 तो बच्चों ये पहले ही है। ठीक है ना, इसके अंदर तो इसके अंदर यहाँ पर एक और भी होगा तो ये 3 हो गए। तो अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं ये 3n बन जाती है। और जो अंड कोशिका होती है इसमें एक होता है और दूसरा आ जाता है, तो ये क्या बन गई हमारी 2n हो जाती है। अर्थात दोस्तों एक निषेचन तो दोस्तों यहाँ पर होगा, एक निषेचन तो हमारा अंड सेल में होगा, अंड कोशिका में होगा, और एक निषेचन दोस्तों हमारा द्विकेंद्रकीय ध्रुवीय कोशिका में होता है, जिससे ये त्रिकोशिकीय बन जाता है। ठीक है ना, त्रिकेंद्रकीय यहाँ त्रिकोशिकीय बन जाता है। भाई जब 3 केंद्रक होते हैं तो इनके ऊपर दोस्तों कोशिका भित्ति बनने से ये कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें भी दोस्तों जो हमारी अंड कोशिका होती है इसमें एक तो ऑलरेडी होता है और दूसरा आ जाता है, तो ये 2n में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात एक निषेचन तो दोस्तों यहाँ पर होगा और दूसरा निषेचन हमारा यहाँ पर होता है। और इनको मैंने आपको बताया था ये कार्यविहीन होती हैं जो समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। तो बताइए बच्चों आपको ये समझ में आया कि नहीं आया कि दोहरा निषेचन क्या होता है बच्चों। ठीक है, एक बात बता देता हूं बच्चों मैं आपके लिए, जो दोहरा निषेचन होता है दोस्तों हमारा, ठीक है ना, दोहरा निषेचन, इसको एस जी नावास्चिन ने 1897-98 में क्या किया था दोस्तों, इसकी खोज की थी, किसकी, दोहरा निषेचन की। ओके दोस्तों, ठीक है ना, दोहरा निषेचन की इसने खोज कर दी थी। ओके चलो, तो देखिए दोस्तों इसमें मैंने आपको बता दिया कि त्रिसंलयन यानी कि 3 कोशिकीय, ठीक है ना, और द्विसंलयन यानी कि 2n, इनका निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं हमारा दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर बच्चों आपको इसकी नोट्स चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको दोस्तों आपको अच्छी तरीका से पढ़ना है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा भी गया है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट होती है हमारी, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे बताओ। चलो ज्यादा नहीं बच्चों, एक कमेंट कर दो, और नहीं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर तो आप कर ही सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,